नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ थर्मोडायनामिक्स के बेसिक्स के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन लेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, थर्मोडायनामिक्स के इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन और आंसर हैं, तो उनको हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। व्हाट इज एन आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या होती है? तो आइडियल गैस के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि कार्नोट के अंदर जो कार्नोट साइकिल है वहां पर आपने सुना होगा, या काफी सारी जो प्रोसेसेस हैं जहां पर आप आइडियल गैस का जो एक थ्योरेटिकल यूज करते हैं, तो वो होती क्या है? आइडियल गैस होती है जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स ना हो। मान लीजिए ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन ना हो, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ना हो, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, और जो गैस है या कहें कि इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई ना करें, अगर करें तो वो नेग्लिजिबल के बराबर हो, और वो जो है ओबे करें गैस लॉज को। गैस लॉ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये तीन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन ना हो किसी भी तरह की, कोई भी वो स्पेस ऑक्यूपाई ना करें, और जो है वो ओबे करें गैस लॉ को। वैसे तो ये दोनों चीजें हो ही नहीं सकती कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ना हो और स्पेस ऑक्यूपाई ना करे कोई भी मॉलिक्यूल, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, तो इसलिए जो इसको आइडियल गैस बोला गया है। तो ये जो चीज है, इसके लिए आइडियल गैस के लिए तीनों चीजें हमें जो है पता होनी चाहिए कि आइडियल गैस ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगी। तो रियल गैस क्या है? अब देखिए, आइडियल गैस जो है एक थ्योरेटिकल गैस है। रियल गैस जो होती है वो हमारी प्रैक्टिकली जो भी हमें प्रॉब्लम आती है या हम यूज करते हैं वो रियल गैस होती है। रियल गैस इसके बिल्कुल उल्टी है, यानी कि ये ऑक्यूपाई स्पेस भी करेगी, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो जो है स्पेस को ऑक्यूपाई तो करेगा ही करेगा, और उसके पास मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी होगी। यानी कि जैसे कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी होती है। कोई भी मॉलिक्यूल हो उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है। तो रियल गैस क्या है? एक प्रैक्टिकल जो गैस है जो कि हम यूज करते हैं हर जगह पे, तो वो हमारी रियल गैस होती है। तो क्या रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह काम कर सकती है? इस तरह की कोई कंडीशन है? तो रियल गैस बिल्कुल एक आइडियल गैस की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि या तो वहां पे लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो, या फिर ये दोनों ही चीजें हो, तो वहां पर जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह काम करेगी। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो मान लीजिए कोई भी गैस है, तो इसको आप क्लोज रखिए। तो यहाँ पर जो है गैस के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई भी आप गैस लगा लीजिए कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो है लो प्रेशर के ऊपर क्या होगा? लो प्रेशर के ऊपर जो इसके मॉलिक्यूल हैं, कोई प्रेशर नहीं है, दूर दूर होंगे, काफी दूर दूर होंगे, यानी कि उनके अंदर जो इंटरेक्शन के चांसेस होंगे वो लगभग जो है खत्म हो जाएंगे, या कहें कि कम हो जाएंगे, बहुत ही कम इंटरेक्शन होगी। जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, तो लो प्रेशर पे तो ये होगा। और इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें, हाई टेम्परेचर कर दें, हाई टेम्परेचर आप कर दें, तो इनके अंदर जो है हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। हाई काइनेटिक एनर्जी इनके पास हो जाती है, जिससे कि ये दूर दूर जो है मूव कर सकते हैं और तेजी से मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आइडियल गैस हमारा काम करती है, तो उस तरह का ये काम कर लेती है, या फिर ये दोनों ही चीजें हो। तो उस केस के लिए जो है वहां पर जो है रियल गैस हमारी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, लो प्रेशर पे दूर दूर रहेंगे और हाई टेम्परेचर पे उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो है दोनों चीजें अगर मिल जाएं, तो जो है आइडियल गैस जो है की तरह रियल गैस काम करती है। तो ये हमें ध्यान देना है कि इस कंडीशन पे ये काम करेगी आइडियल गैस की तरह, जो रियल गैस है। तो व्हाट आर गैस लॉज? गैस लॉज क्या है हमारे पास? गैस लॉ, जैसे कि हमने बात की कि जो आइडियल गैस है वो लॉ को ओबे करेगी, किनको? गैस लॉ को। तो गैस लॉ हमारे होते हैं जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को बताते हैं, एक जो रिलेशन स्थापित करते हैं इन तीनों के बीच में, तो वो हमारे गैस लॉ होते हैं। जैसे बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ जो है, इस तरह के जो भी लॉ हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे व्हाट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? तो बॉयल्स जो लॉ है, जो उसको नाम दिया गया था, ये जो हमारे इन्वेंटर थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो रॉबर्ट बॉयल, तो उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। इन 1662 में उन्होंने बताया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो प्रेशर है किसी भी गिवन गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के। तो ये उन्होंने बताया था, यानी कि जो P है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वॉल्यूम के। इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, और यहाँ पर जो है आप मान लीजिए एक पिस्टन ले लीजिए, इस तरह से ये एक पिस्टन है, और यहाँ पर जो है कोई भी गैस है। तो यहाँ पे कोई भी गैस है। अब देखिए, जब आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दें, तो क्या होगा? पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन है पिस्टन की,
तो ये मान लीजिए सेकंड पोजीशन है। जैसे ही ये पिस्टन नीचे की तरफ आया तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, वॉल्यूम को कम कर दिया, यानी कि आपने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर तो आपने इंक्रीज किया और वॉल्यूम जो पहले इतनी थी, ज्यादा थी, वॉल्यूम इतनी थी, लेकिन वॉल्यूम जो है कम हो गई, तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। तो ये कहना चाहते हैं ये कि जो, और ये होगा कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है, तो वो चीज। तो जो हमारे बोल्स हैं वो कहते हैं कि इट स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ ए गिवन गैस वेराइज इनवर्सली टू इट्स वॉल्यूम। तो ये हमें ध्यान रखना है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये जो है इसमें टर्म जरूर जोड़नी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये चीज होगी जैसे कि हमने समझा। व्हाट इज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या है, तो जैसे कि बोल्स लॉ है, ये जो हमारा प्रेशर और जो है हमारा वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन बताता है। इसी तरह से जो चार्ल्स लॉ है वो क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए गैस वेराइज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के T के। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक कंटेनर है और यहाँ पर जो है गैस है, यहाँ पे गैस है और यहाँ पर मान लीजिए कोई पिस्टन है, इस तरह से पड़ा है। अब आप प्रेशर का कोई लेना देना नहीं इसमें, आपने प्रेशर को जो है इसके अंदर कांस्टेंट रख दिया, तो प्रेशर हमारा हो गया कांस्टेंट, इसके अंदर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो आपने क्या किया, जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इनके अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ गई तो ये इसकी वाल्स पे और पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिससे जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये जो मान लीजिए इस पोजीशन पर आ गया, तो वॉल्यूम के अंदर क्या मिला, हमें इंक्रीज मिला। ये वॉल्यूम थी और लेकिन अब कितनी हो गई, इतनी वॉल्यूम हो गई। तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर जितना था, पिस्टन का वेट था, यानी कि जो प्रेशर अप्लाई कर रहे थे वो उतना ही है, लेकिन हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारी सिर्फ वॉल्यूम बढ़ गई। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसने इस प्रेशर को ओवरकम करके इसको ऊपर उठा दिया। तो इस तरह से जो चार्ल्स लॉ है वो कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है जो वेरीज करती है डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये भी हमने समझा कि कैसे होता है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन, अब कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन क्या है, इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा और प्रॉब्लम्स में ये काफी यूज होती है। ये होती है PV इक्वल टू MRT, आप इसको लिख सकते हैं, या फिर NRT भी लिखते हैं, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स यानी कि क्वांटिटी ऑफ गैस की बात की जाती है। यहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M क्या है, मास है जो भी गिवन गैस होगी, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T जो है हमारा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन होती है, PV इक्वल टू MRT। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। अगर हम देखें बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का, तो वो चीज कॉम्बिनेशन है, उसके थ्रू ही ये प्रूव करते हैं हम। तो इसीलिए इसको जो कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है बोयल्स और चार्ल्स लॉ का। तो ये है हमारी जो प्रेशर, वॉल्यूम और जो मास, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। नेक्स्ट ले लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे हमने R को पढ़ा कि जो R है ये यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू है R की एयर के लिए कितनी होगी। अब देखिए एयर के लिए हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स में ये एयर के लिए ही आता है हमारे पास क्वेश्चन, तो एयर के लिए हमें पता होनी चाहिए। और अगर इसी इक्वेशन के अंदर देखें तो R की क्या वैल्यू है, SI यूनिट के अंदर ही, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, तो क्या क्या वैल्यू रहेगी। तो R की वैल्यू जो रहती है 287 न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन रहती है एयर के लिए, याद रखना है 287 न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं आप, जूल पर केजी केल्विन फॉर एयर। और अगर इस इक्वेशन में आपको SI यूनिट इसकी देखनी है तो ये होती है हमारी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जो है वो जो है इसकी वैल्यू रहती है। तो 8.314 इस इक्वेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। आइडियल गैस यानी कि जहां पर आप यूज कर रहे हैं एयर के लिए 287 जूल पर केजी केल्विन या न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन। तो ये आपकी R की वैल्यू रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं व्हाट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो ने क्या बताया था, जो गैसेस के बारे में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई गैसेस हैं, गैसेस आपके पास कई तरह की हैं, जैसे कि O2, N2, कोई भी आप लगा लीजिए, O2 गैस है, N2 गैस है, आर्गन गैस है, इस तरह की काफी सारी गैसेस हैं। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मान लीजिए आप इन सारी गैसेस का वॉल्यूम जो है इक्वल रखते हैं, बराबर रखते हैं। एक कंटेनर है इस तरह से, सेम आपने कंटेनर ले लिया इस तरह से, दूसरा कंटेनर सेम कंटेनर, इसके अंदर अलग गैस है, 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर दे दिया, अलग अलग गैसेस हैं, इक्वल वॉल्यूम है क्योंकि इक्वल आपने कंटेनर लिए हैं साइज में, शेप में, सारे में।
और सेम टेम्परेचर पे हैं और सेम प्रेशर पे हैं। टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, इक्वल वॉल्यूम है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये कहते हैं कि सेम ही नंबर होंगे। तो इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जो इक्वल वॉल्यूम होगी ऑल गैसेस की सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे जो भी होगी वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर रहेंगे। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, कंटेनर के अंदर आप कंप्रेस नहीं करनी आपको गैस, तो कंटेनर के अंदर तो कंप्रेस भी करके डाल सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए इस तरह कंटेनर है, यहाँ पे पिस्टन लगा है, इस तरह से पिस्टन लगा है, इसी तरह से आपने दूसरा कंटेनर ले लिया और यहाँ पर भी पिस्टन आपने लगा दिया, इस तरह से आपने तीसरा कंटेनर ले लिया, यहाँ पर भी आपने पिस्टन का यूज कर लिया और ये पिस्टन जो है फ्रीली मूव है, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ही प्रेशर पड़ेगा। अब आपने इसके अंदर एक गैस ले ली, यहाँ पे दूसरी गैस ले ली, यहाँ पे तीसरी गैस ले ली। अब देखिए जो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे इनका जो वॉल्यूम होगा बिल्कुल इक्वल होगा। अगर थोड़ा सा भी आप जो है टेम्परेचर या प्रेशर जो है इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी जो है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो इसका ये एग्जांपल जो है इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि कंटेनर में तो आप कंप्रेस करके भी ज्यादा मोल्स भी डाल सकते हैं। तो ये जो है ये एग्जांपल आप इसका ले लीजिए। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके रहेंगे। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन रहती है। व्हाट इज जूल लॉ? जूल लॉ यानी कि जो अगर गैसेस के लिए देखें जूल्स का लॉ वो क्या है, तो इट स्टेट्स दैट ये कहते क्या है, जो इंटरनल एनर्जी होती है, परफेक्ट गैस लेनी है ये ध्यान रखना है। तो परफेक्ट गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है फंक्शन है सिर्फ टेम्परेचर का। प्रेशर और जो वॉल्यूम हो उस टाइम पे कोई कुछ भी हो, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके कारण से चेंज होगी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कारण। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कुछ भी हो उस समय पर तो वो जो मायने नहीं रखता इस केस के लिए। तो जूल लॉ कहते हैं, जूल्स कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी किसी परफेक्ट गैस की सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज हाइपरबोलिक प्रोसेस? हाइपरबोलिक प्रोसेस क्या होती है? जब देखिए जैसे कि हमने ऊपर देखा बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, उसी से रिलेटेड है ये। व्हेन गैस हीटेड और एक्सपेंड, जब आप गैस को हीट करते हैं, हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड भी होगी, और वो जो है हीट या एक्सपेंड इस वे से करे कि जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का हमेशा कांस्टेंट रहे, यानी कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट रहे। तो वो जो है हमारा हाइपरबोलिक प्रोसेस रहती है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, इस तरह से गैस को एक्सपेंड किया जाए या उसको जो है हीट किया जाए, तो वो हाइपरबोलिक प्रोसेस होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर देखिए जो हमारा ये प्रेशर और वॉल्यूम है इन दोनों का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, यानी कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। यानी कि जैसे कि हमने P इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिया था 1/v लिया था, कहीं पर कहां पर लिया था हमने, ये हमने लिया था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, ये हमने लिया था बॉयल्स लॉ के अंदर। बॉयल्स लॉ में क्या था, प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, तो यहाँ पे PV क्या आ गया, कांस्टेंट के बराबर। तो उसी से रिलेट करके आप इसको देख सकते हैं जो हमने एग्जांपल उसमें लिया था। तो ये हाइपरबोलिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट प्रोसेस है व्हाट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब इसके अंदर जो इसका नेम है उसी के अंदर इसकी जो पूरी चीज छुपी है, डेफिनेशन जो छुपी है, पोली का मतलब होता है मैनी, यानी कि कई प्रोसेसेस आप इससे निकाल सकते हैं। वैसे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का अगर फॉर्मूला देखें वो होता है पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे यहाँ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, हाइपरबोलिक, लेकिन v की पावर n अगर कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारी पॉलीट्रोपिक। मैनी प्रोसेसेस इसके अंदर आ जाती हैं, इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि आप इसको समझें कि PVN इक्वल टू कांस्टेंट है। अब अगर आप n की वैल्यू को चेंज करते रहें तो आपको अलग अलग तरह की प्रोसेसेस मिल जाएंगी। जैसे n की वैल्यू को अगर 0 पुट कर दें तो n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो v की पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यानी कि P इक्वल टू कांस्टेंट। P इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कौन सी हमारी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोबारिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर n की वैल्यू को आप 1 पुट कर दें तो ये कांस्टेंट PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा हाइपरबोलिक प्रोसेस है। और जो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहा है तो ये हो जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस ये हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप n की वैल्यू को आप गामा पुट कर दें, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारी हो जाती है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये हो जाती है हमारी आइसेंट्रोपिक, यानी कि जो एंट्रोपी है वो सेम रहेगी, आइसेंट्रोपिक। और यहाँ पे गामा है, एडियाबैटिक इंडेक्स भी आप उसको बोलते हैं।
एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होता है हमारा Cp/Cv, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है। इसी तरह से n की वैल्यू को आप इन्फिनिटी पुट कर दें, इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी V इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है हमारी वो इन्फिनिटी होगी, एक तरह से कांस्टेंट हो गई, तो ये हो जाएगी हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इस तरह से इसको पॉलीट्रोपिक बोला गया है कि कई प्रोसेसेस को ये दिखा सकती है सिर्फ n की वैल्यू अगर आप चेंज कर दें, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज एनटीपी। एनटीपी क्या होता है, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा शॉर्ट फॉर्म के अंदर। एनटीपी एक्चुअल में है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में समझते हैं। जो एनटीपी है वो होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एन का मतलब नॉर्मल, टी का मतलब टेम्परेचर, पी का मतलब प्रेशर। और इसके बारे में और कुछ समझते हैं। अब ये कंडीशन कौन सी लगाती है, यानी कि टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, वो जान लेते हैं। तो एनटीपी के लिए जो हमारा प्रेशर रहता है, प्रेशर वो रहता है 1 एटमॉस्फेयर का। तो प्रेशर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को आप क्या लिख सकते हैं, 101325 पास्कल जो है वो आप लिख सकते हैं, यानी कि 1 बार को लिख सकते हैं। 1 बार को आप क्या लिख सकते हैं, 101325 पास्कल के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये अलग से आप याद रखिए, 1 बार को आप ये लिख सकते हैं। P जो है 1 एटमॉस्फेयर रहता है एनटीपी के लिए। और जो टेम्परेचर है हमारा, अगर T की बात करें, वो इसके लिए रहता है हमारा 293 केल्विन, 293 केल्विन रहता है। और आप इसको कह सकते हैं कि ये 20 डिग्री सेल्सियस, आप इसको कह सकते हैं कि ये रहता है। और जो वॉल्यूम ऑफ गैस होती है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस होता है, इसके लिए, इसी चीज के लिए एनटीपी के लिए हमारा वो रहता है लगभग जो है हमारा 24.05 लीटर्स के बराबर, इतने के बराबर रहता है। ये क्या है, वी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, इसके लिए ये है, ये याद रखनी है। व्हाट इज एसटीपी। एसटीपी क्या है, एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन हमारे पास होती है वो जान लेते हैं। जो प्रेशर रहता है वो 1 बार के बराबर रहता है, जैसे कि हमने 1 बार लिखा था 11325 पास्कल के बराबर, 101325 पास्कल के बराबर, तो उसके बराबर ये रहता है। अगर आप जैसे यहाँ 1 एटमॉस्फेयर था, तो लगभग ये अगर हम बात करें, लगभग जो है 0.987 एटमॉस्फेयर के बराबर रहता है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल टू भी आप ले सकते हैं, नियरली इक्वल है, 1 एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो ये है 0.987 एटमॉस्फेयर 1 बार जो है एसटीपी के केस में। और इसके लिए जो टेम्परेचर रहेगा वो हमारा रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। और आप इसको अगर केल्विन में लिखें तो वो क्या होता है 273.15 केल्विन, या फिर 273 केल्विन ही आप लिखते हैं नियरली अगर आपको लिखना है। तो टी इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए 20, ये ध्यान रखिएगा 20 डिग्री सेल्सियस का गैप है इन दोनों में, इसलिए यहाँ 293 लिखा गया है। और जो वॉल्यूम रहेगा 1 मोल ऑफ गैस का, वो इसके लिए क्या रहता है, वो हमारा रहता है लगभग 22.4, यानी कि 22.4 के करीब वो रहता है। कहीं केस में 22.7 भी ले लिया जाता है, लेकिन 22.4 के करीब ये रहता है। तो एसटीपी के लिए ये हमारी कंडीशन रहती है। व्हाट इज एसएटीपी। अब एसएटीपी क्या है, तो एसएटीपी हमारा होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जो स्टैंडर्ड एम्बिएंट आ गया यहाँ पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसके लिए कंडीशन देख लेते हैं और ये इन दोनों से किस तरह से अलग है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारा रहेगा 1 एटमॉस्फेयर के बराबर रहेगा, और जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जो वॉल्यूम है जो हमारे 1 मोल ऑफ गैस का रहेगा वो रहेगा हमारे पास 24.45 लीटर्स के बराबर। तो ये जो चीज है इसके लिए रहेगा, ये लीटर्स में है, जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है। तो इस तरह से अब ये वॉल्यूम हमने निकाला कैसे है वो भी हम देख लेते हैं, और तीनों के लिए आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो हमारा फॉर्मूला बनता है P = nRT का फॉर्मूला। अब वॉल्यूम यहां से आप निकाल लीजिए, n की वैल्यू क्या है, 1 मोल ले रहे हैं तो 1 लेंगे, क्योंकि 1 मोल के लिए हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो V हमारा क्या हो जाएगा, PRT, यहां से आपने वॉल्यूम निकाला, सॉरी nRT/P, ये nRT है, ये P जो है इसके नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब n की वैल्यू आपको 1 पुट कर देनी है, R की वैल्यू आपको पता है 8.314 होती है। टेम्परेचर अब अलग अलग पुट करते चले जाइए, जैसे कि जो हमारा एसटीपी के लिए 273 है, डिवाइड बाय जो हमारा प्रेशर है,
प्रेशर आपने क्या लेना है, प्रेशर आपने लेना है 1.0101325 किलो पास्कल के अंदर आपने लेना है। और आप इसको 10⁵ लिख सकते हैं इस तरह से 1.01325 इंटू 10⁵ ये लेना है। आर की वैल्यू ये हो गई और पी की वैल्यू ये तो सेम रहेगी दोनों के लिए। अब यहाँ पे 273 जब आप लेंगे तो वॉल्यूम जो है आपकी एसटीपी के लिए आ जाएगा। जब आप 293 लेंगे तो एनटीपी के लिए आ जाएगा। इसी तरह से जब 298 लेंगे तो वो आ जाएगा आपका एसटीपी के लिए, क्योंकि ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ये हमारा 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ये हमारा 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो जब ये आप पुट करेंगे तो वॉल्यूम आप निकाल के देख लीजिए 1 मोल का, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन में मिस्टेक भी है हमारे तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।